हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8th क्लास का जो आपका इंग्लिश का 2.3 द वॉर्म वाला जो वार्मिंग अप है और इंग्लिश वर्कशॉप है, तो आज यहाँ पे हम लोग वो इसका पूरा एक कंप्लीट एक तरह से आप एक्सरसाइज कह सकते हो, वो हम लोग यहाँ पे लेके आ गए। लेकिन इसके अंदर अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो तो ये आपका वार्मिंग अप का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको पूछा गया है कि वर्म प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, दे आर द फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स। ओके, यानी अगर आप केचुए को देखते हो, यानी यहाँ पे वॉर्म्स की बात की है, तो जो केचुए होते हैं ना, जो बारिश के सीजन में आपको देखने के लिए मिलते हैं हर जगह, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, और एज अ फ्रेंड ऑफ फार्मर के रूप में वो कहलाते हैं। ओके, तो सबसे पहला आप इकोलॉजिकल बैलेंस यानी वो मिट्टी को क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं। ओके, और फार्मर की बहुत ज्यादा हेल्प होती है, जिसके कारण मिट्टी अगर फर्टाइल है तो उसके अंदर बहुत अच्छा जो क्रॉप है वो आता है। ये एक पेस्ट कंट्रोल के रूप में भी काम आता है, वेस्ट डिकम्पोजिंग कंपोजिशन में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि थिंक एंड राइट डाउन हाउ द फॉलोइंग क्रिएचर कैन बी यूजफुल। ओके, तो यहाँ पे आपको अलग अलग क्रिएचर के बारे में पूछा गया है, और ये पूछा गया है कि ये क्रिएचर किस तरीके से हेल्पफुल है और किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सबसे पहला यहाँ पे आपको दिया है कि ड्रैगन फ्लाई। ओके, तो ड्रैगन फ्लाई का क्या इस्तेमाल है, वो किस तरीके से वो यूजफुल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रैगन फ्लाई एक पेस्ट कंट्रोल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और इंडिकेटर ऑफ द वाटर क्वालिटी, ये दो चीजों के लिए जो ड्रैगन फ्लाई है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये इनका हेल्पफुल होता है। ओके, उसके बाद सेकंड यहाँ पे आपको दिया है स्पाइडर। तो स्पाइडर क्या होता है, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल होता है, और यहाँ पे एक वेविंग सिल्क होता है ना, जो जिसका इस्तेमाल हम लोग कपड़े के लिए करते हैं, वो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एंट यानी जो चींटियां होती है, तो सबसे चींटियों का जो सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है सॉइल एरिएशन के लिए होता है, सीड डिस्पर्सल के लिए होता है, और वेस्ट रिमूवल के लिए होता है। ओके, उसके बाद हनी बी के लिए पॉलिनेशन, यानी एक जगह से अगर आप देखते हो कि जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स क्यों पॉलिनेट होते हैं, वो होते हैं हनी बी की वजह से, इंसेक्ट की वजह से। हाँ, उसके बाद हनी प्रोडक्शन, ये सबसे अच्छा एक कमाल का फायदा है। ओके, जो आपके घर में जो हनी आता है, शहद आता है, उसमें सबसे बड़ा रोल क्या होता है, वो हनी बी का होता है। ठीक है, उसके बाद अर्थवर्म, तो अर्थवर्म के बारे में ऑलरेडी हमने सबसे पहला वाले क्वेश्चन में देखा था कि सॉइल इंप्रूवमेंट होता है कंपोजेंट के लिए, बायोडिग्रेडेशन के लिए। तो ये तीन चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे अर्थवर्म का इस्तेमाल होता है, और बाकी सब जो इंसेक्ट है उनका यहाँ पे आप यूजफुल जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे आपको पूछा गया है कि लिटिल क्रिएचर इन द नेचर कैन ऑल्सो बी योर टीचर। ओके, जैसे अगर आप बीज को बात करें, एंट्स की बात करें, स्पाइडर की बात करें, और कैटरपिलर्स की बात करें, तो ये आपके लाइफ के अंदर, नेचर के अंदर एज अ टीचर्स भी ये रोल प्ले करते हैं। तो कैसे, तो सबसे पहले आप बीस की बात कर लो, तो बीस क्या होते हैं, कॉपरेशन एंड द कोलैबोरेशन उसके अंदर बहुत अच्छा होता है। उसके अंदर एफिशिएंसी यानी वो कभी भी थकते नहीं है, शहद हमेशा कलेक्ट करते रहते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि इन्वायरमेंटल और स्ट्री और शिप, तो ये सारी चीजें हैं जो बीस के अंदर अच्छी क्वालिटी है। ओके, उसके बाद अगर आप एंट के अंदर देखोगे, तो एंट के अंदर एक प्रेजिटेंस और डिटर्मिनेशन होता है, टीम वर्क होता है, और एडेप्टेबिलिटी होता है, वो कहीं पे भी आसानी से रह जाते हैं। ओके, स्पाइडर के अंदर देखोगे तो स्पाइडर के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी होती है पेशेंट की और रिसोर्सफुलनेस की। ओके, पैसे अगर आप स्पाइडर को देखो, वो कहीं पे भी जाके अपना घर बना लेता है, उसके लिए उसके पास किसी तरीके की सोर्स की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप सारे चीजों का इस्तेमाल करके वहां पे अपने आप घर बनाता है। पेशेंस बहुत होता है उसके अंदर, आप देखोगे कि बहुत बार हम लोग घर तोड़ देते हैं उनका, लेकिन उसके बाद भी वो अपना घर बनाता है। वो ये नहीं कहता कि मैं कहीं पे भी रह लूंगा, वो अपना घर बनाता है, प्रॉपर तरीके से अपना घर बनाता है। ठीक है, उसके बाद कैटरपिलर, तो कैटरपिलर में भी आपने देखा होगा कि जो उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ होती है धीरे धीरे, परसिस्टेंस ऑफ द परस्यूट ऑफ द गोल, एस्पिरेशन ऑफ द जर्नी, ये सारी चीजें हैं जो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है ये सारे एनिमल्स में भी। अगर आप इन एनिमल्स को भी अगर आप फॉलो करते हो, इन एनिमल्स की डिटर्मिनेशन को, उनके काम को, टीम वर्क को अगर आप देखते हो, तो इससे भी आपको बहुत सारी जो मोटिवेशन है वो आपको मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि breeding worm to use them to convert the organic waste into the fertilizer is called the vermiculture or the vermicomposite. Find out the more about the vermiculture and how you can carry out the same in your garden.
बैकयार्ड और द फर्टिलाइज योर प्लांट एट होम। ओके, तो अगर आप देखते हो कि गांव में अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, गांव में जो गाय का, कैटल का, भैंस का जो गोबर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ खाद के रूप में। ओके, लेकिन अगर आप देखते हो कि ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत क्या होती है, थोड़ी प्रोसेस टाइमिंग होती है, यानी टाइम टेकिंग होती है। क्योंकि अगर आप देखते हो कि कैटल का जो ये है मतलब उनका गोबर है, उनको जमा करने के लिए बहुत टाइम लगता है, और खाद और यूरिया वो तुरंत बन जाते हैं और तुरंत हम लोग क्या करते हैं, खेत में फेंक देते हैं और फसलों को लगा देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि जो जमीन की फर्टिलिटी रेट है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। अगर आप देखोगे कि गांव में अभी भी बहुत से लोग क्या करते हैं, गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं। जो भी गाय का गोबर निकलता है वो डायरेक्ट वो क्या करते हैं, खेतों में ले जाके फेंक देते हैं। वहां पे वो डिकम्पोज हो जाता है और आसानी से वो सारा मिट्टी के साथ मिल जाता है। ओके, और उसके बाद जब जुताई होती है खेत की तो वो सारा जो गोबर होता है वो पूरे खेत में फैल जाता है, और जिसके कारण वहां पे आपको अर्थवर्म, बहुत छोटे छोटे कीड़े वो सारे देखने के लिए मिलते हैं, और जो जमीन होती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। जिसके कारण अगर आप उसके अंदर क्रॉप उगाते हो, धान हो, गेहूं हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, वो सारी चीजें बहुत अच्छी उगती है। वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है क्रॉप की, तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये पूरा क्वेश्चन का आंसर का यहाँ पे आपको एक पूरा जो एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हैं, प्रोसेस है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है कि किस तरीके से जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो प्रिपेयर किया जाता है। ओके, अब वर्मी कल्चर क्या होता है, तो यहाँ पे वर्म बीन, बडिंग मटेरियल, रेड वर्म, ऑर्गेनिक वेस्ट, सेट अप द वर्म बीन, मेंटेन द वर्म बीन, हार्वेस्ट वर्मी कंपोस्ट, यूज द वर्मी कंपोस्ट इन योर गार्डन। तो ये सारी चीजें जो स्टेप बाय स्टेप आपको दी गई है। ठीक है, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि वाई शुड वी टेक केयर इवन ऑफ द स्मॉल वर्म। ओके, आप देखते हो कि बहुत से ऐसा मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि आपको छोटे से छोटे वर्म्स का भी क्यों ख्याल रखना चाहिए। ओके, तो इसका ख्याल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके खेतों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, यानी यहाँ पे लगभग 90% जो पॉपुलेशन है वो कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है। और जो 10% पॉपुलेशन है जो कमाती है, वो पूरी तरह से 100% क्या है, कृषि के ऊपर। अगर उनको खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा सस्ते दामों पे तो उनकी तो वाट लग जाएगी। ओके, तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि ओवरऑल पूरा जो एक पॉपुलेशन है इंडिया का, वो मोस्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, अगर आप सिर्फ पैसा भी कमाओगे तो आप बाहर से ये सारी चीजों को इंपोर्ट नहीं कर सकते, आप बाहर से ये सारी चीजों को आप खरीद के नहीं खा सकते। ओके, तो ये सारी जो वैल्यू है ना वो धीरे धीरे लोगों को समझेगी। जब अगर आप देखते हो कि अभी कैसे अगर कोई चीज 5 रुपए भी महंगी हो जाती है तो तुरंत वो लोग अपनी आवाज को रेज करने लगते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो सारी जो दिक्कतें हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, वो खुद उनके ही कारण हो रही है। ओके, इसमें किसी और ने कुछ नहीं किया है कि हाँ हमारा आज मूड करता है तो हम क्या करते हैं 5 रुपया बढ़ा देते हैं। ये सारी चीजें वो खुद के कारण ही, वो खुद के पैरों पे अगर कुल्हाड़ी मारेगा कोई तो दर्द भी उसी को होगा। ठीक है, आप देखते हो कि आज के टाइम पे एग्रीकल्चर लैंड को ये किया जाता है, बैरन किया जाता है, वहां पे इंडस्ट्री खड़ी कर दी जाती है, और लोग सोचते हैं कि इंडस्ट्री के कारण पैसा आ रहा है। लेकिन आप पैसे कहाँ, आप अगर आप पैसा कमाते भी हो तो वहां पे जो अनाज उग रहा था वही खरीद नहीं पाओगे आप। क्योंकि जो अनाज आपके लिए उगाया जा रहा था वही अनाज आप वहां पे आपने जमीन खड़ी, वो जमीन को आपने पूरा ये कर दिया, और वहां पे आप जमीन के बदले फैक्ट्री ले आए, तो आपके पास जब अनाज ही नहीं है तो आप पैसा कमा के वो क्या चीज खरीदोगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो जाता है जिसके कारण जो अनाज की जो संख्या है, मतलब अनाज क्या धीरे धीरे कम होता जाता है। ओके, और उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट रहने वाले जो लोग हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे देखोगे तो गांवों से बहुत से लोग क्या करते हैं, कमाने के लिए शहरों में चले आते हैं। वो सोचते हैं कि गांव में उनको प्रॉपर तरीके से सारी सुविधाएं नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो, जो लोग यहाँ पे आके कमाते हैं वो एक छोटे से 10x5, 10x6 के कमरे में रहते हैं, 3,000 4,000 रुपया उसका रेंट भरते हैं, 10,000 रुपया कमाते हैं, और वो सोचते हैं कि ये भी एक बहुत बढ़िया लाइफ है, गांव से इनकी लाइफ यहाँ बेहतर है। तो ये सारी चीजें, जो मेंटेलिटी है वो धीरे धीरे चेंज होगी, ये मैं भी कहता हूँ। और ये बहुत ही ज्यादा चेंज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर आप डेवलप कंट्री को देखोगे, जो वहां पे के फार्मर हैं वो फार्मर वहां पे बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो डेवलप और मेंटेलिटी चेंज करने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ओके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट अदर क्रिएशन ऑफ द गॉड आर मेंशन। तो वॉर्म, द सन, द मून, द स्टार, द ग्रासी ब्लेड, तो ये सारी चीजें हैं जो गॉड के क्रिएशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन द थॉट इन द लास्ट टू लाइन इन द सिंपल वर्ड। तो आपको लास्ट की टू लाइन में आपको क्या कहा गया है वो आपको सिंपली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से सारा जो आंसर है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो इंग्लिश वर्कशॉप है उसका अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग एज अ मेन एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। यहाँ से जो आपका यानी लेसन बेस हो, पोएम बेस हो, तो यहाँ से सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ओके। अगर आप इसके अंदर सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि रीड द पोएम अलाउड एंड यू विल फाइंड सम ओल्ड आउटडेटेड वर्ड दैट वी डू नॉट यूज इन द एवरीडे लैंग्वेज नाउ, ओके। तो आपको ऐसे जो वर्ड हैं जो आप आउटडेटेड वर्ड हैं जो आप डेली इस्तेमाल नहीं करते, तो वैसे शब्द यहाँ पे आपको लिखने हैं। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से लिख के दिया गया है, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि द पोएट यूज अ डिवाइस वेयर द डायरेक्टली addresses somewhere or someone absent or abstract. Such a device is the figure of speech called the apostrophes. For example, turn they hasty food aside. Okay, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे आंसर दिया है। आपको ये सेंटेंस का है, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि थिंक एंड आंसर इन योर ओन वर्ड इन योर नोटबुक, ओके। जिसमें अगर आप सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि व्हाई डज द पोएट अपील टू अस टू रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ ए वॉर्म, ओके। तो यहाँ पे आपको उसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपको एक पोएट की अपील है कि आपको क्या करना चाहिए, एक वॉर्म की लाइफ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका पूरा एक कंप्लीट जो आंसर है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाई डू यू थिंक द गॉड क्रिएटेड वॉर्म, व्हाट इज देयर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ पे पोएट जो कहते हैं कि जो गॉड है उन्होंने वॉर्म को क्रिएट किया है और इसके बहुत सारे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, जैसे आप सॉइल इंप्रूवमेंट हो गया, उसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया, एनहांस द माइक्रोबियल एक्टिविटी हो गया, इरोजन प्रिवेंशन हो गया, फूड सोर्स फॉर द अदर क्रिएचर हो गया। तो ये सारे जो अदर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है वॉर्म के वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि live and let live is the famous proverb, which line from the poem support the proverb, okay। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो live and let live का एक जो proverb दिया है यहाँ पे आपको ये कौन से पोएम के लाइन से मैच करता है और ये सपोर्ट करता है, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप ये लाइन भी देख सकते हैं और ये प्रोवर्ब का मतलब यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि डज द पोएम अर्ज अस टू प्रोटेक्ट ओनली वॉर्म, व्हाट इज द जनरल मैसेज कन्वे थ्रू दिस पोएम, ओके। तो यहाँ पे क्या आपको सिर्फ वॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है या आपको इस पोएम से क्या मैसेज कन्वे करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये सिर्फ वॉर्म को लिए नहीं है बल्कि रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ ऑर्गेनिज्म, ओके, प्रैक्टिस कंपेंशन, उसके बाद रिकॉग्नाइज द इंटर कनेक्टेडनेस, वैल्यू लाइफ एज अ गिफ्ट। तो यहाँ पे सारी चीजें हैं जो आपको एक एक करके दी गई है। आपको ये सभी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है एज अ मैसेज ऑफ द पोएम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि फाइंड फ्रॉम द लाइब्रेरी और इंटरनेट अदर पोएम कंपोज ऑन द टाइनी लिविंग क्रिएचर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज इन ईच ऑफ देम, ओके। तो यहाँ पे आपको अगर आप देखोगे कि लिविंग क्रिएचर के ऊपर आपको बहुत सारे जो पोएम है आपको इंटरनेट पे लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। यहाँ पे हर एक पोएम में क्या मैसेज दिया है वो आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। हमने यहाँ पे टोटल 5 पोएम लिए हैं और पांचों पोएम में आप अलग अलग जो मैसेज है, ओके, अलग अलग मोरल ऑफ द स्टोरी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक पोएम के अंदर आपको हर एक अलग अलग क्रिएचर्स के बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा और समझने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि इवन द स्मॉल थिंग इन द नेचर प्ले अ बिग रोल टू सपोर्ट नेचर, फ्रेम सम स्लोगन बेस्ड ऑन द अबव टॉपिक्स, ओके। तो आपको क्या यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आप एक छोटा सा रोल प्ले करते हो नेचर में तो वो भी एक बहुत ही इम्पैक्टफुल, बहुत ही कमाल का एक जो रोल है वो प्ले करता है नेचर में टू प्रोटेक्ट नेचर। तो वहां पे उसके लिए आप अलग अलग क्या स्लोगन बता सकते हो। तो यहाँ पे आपको टोटल 10 जो स्लोगन है यानी जो एक नारे होते हैं ना वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ड्राफ्ट और शॉर्ट स्पीच ऑन द
और अबव टॉपिक विच यू कुड गिव एट योर स्कूल असेंबली। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको एक जो आपको अबव टॉपिक्स दिया है वैसे ही आपको एक जो स्पीच है आपके स्कूल असेंबली में देना है। आप किस तरीके से एक एनिमल्स के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर आप क्या थॉट रखते हो, नेचर के ऊपर आप क्या थॉट रखते हो, उसी को लेकर यहाँ पे आपको एक जो कमाल का एक छोटा सा एक ये है स्पीच है वो आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे आप पूरे प्रॉपर स्पीच है वो आप देख सकते हैं। आप इसको अपने हिसाब से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी इसमें चेंजेस है वो आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप स्पीच का जो आगे का एक्सटेंडेड पार्ट है वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इस एक तरह से यहाँ पे आपको कंप्लीट जो स्पीच है वो आपको देखने के लिए मिल रही है। लेकिन मेरा यही है कि अगर आपको ये स्पीच पसंद आती है तो आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी आप दूसरे स्पीच के ऊपर जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि यूज द फॉलोइंग स्टेप्स वाइल ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग के टाइम पे आपको कौन कौन से फॉलोइंग स्टेप्स आपको दिए हैं यहाँ पे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे आपको इसका प्रॉपर जो आंसर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ग्रीटिंग, सॉल्यूशन, सेल्फ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, बॉडी ऑफ द स्पीच, कंक्लूजन, एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रेटिट्यूड ऑफ द ऑडियंस। ओके, तो यहाँ पे सारी चीजों के ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ पे जो आंसर है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। सभी आंसर, सभी टॉपिक्स को, सभी यहाँ पे चीजों को हमने एक एक करके कवर किया है ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके से जो आंसर है वो मिल सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि पैराग्राफ द पोएम इन योर ओन सिंपल लैंग्वेज, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, आपको क्या करना है, ये पूरे पोएम को एक पैराग्राफ करना है। आपको ये पूरे पोएम से क्या समझा है आपको एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर लिखना है और आपको इसको अपने नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पे आपको एक पूरा जो प्रॉपर एक आंसर है वो यहाँ पे नीचे आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी जो चीजें वो समझने के लिए मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि फ्रेम ऑफ पॉइंट वाइज एनालिसिस ऑफ द पोएम द वॉर्म, यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। ओके, आपको क्या करना है, ये पूरे पोएम को एनालिसिस करना है। सबसे पहले तो आपको पोएट और पोएम का कौन है, उसका थीम क्या है, उसका टोन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेंजा किस तरीके से है, राइम एंड रिदम किस तरीके से है, लैंग्वेज एंड इमेजिनरी किस तरीके से यहाँ पे है, फिगर ऑफ स्पीच किस तरीके से है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पूरे प्रॉपर तरीके से देखनी है। ठीक है, और इस तरीके से आपको ये सारी चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। और ये हमारा जो पूरा एक ये है वार्मिंग अप है या फिर इंग्लिश वर्कशॉप है, यहाँ पे खत्म होता है। फिर भी अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट होगा, अगर कोई मिस्टेक अगर आपको लगती होगी और आपको और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए हमारी तरफ से, तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हो। ओके, और हम कैसा पढ़ाते हैं उस पर भी आप हमें रिएक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। ओके, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे कमाल के जो वीडियोस है वो आपके लिए हम लाते रहें। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।